नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। इंडिया गठबंधन को बने हुए कई दिन हो गए, लेकिन गठबंधन बनने के बाद से लेकर आज तक कभी भी ऐसे एक स्वर सुनाई नहीं दिए हैं कि सारे गठबंधन के लोग एक ही स्वर में बात कर रहे हों, एक ही दिशा में चल रहे हों। सबकी अपनी ढपली, अपना राग है, सब अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। हाल ही में मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं। उन्होंने जो लोकसभा में कविता पढ़ी है, उससे लेकर के ठाकुर नाराज हो गए। ठाकुर समुदाय के लोगों का कहना है कि यदि ठाकुर न होते तो यह देश स्वतंत्र ही न होता। ठाकुरों का योगदान इस देश की आज़ादी में है। ठाकुरों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। वहीं मनोज झा आरजेडी के लोग तमाम अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका निशाना ठाकुरों पर नहीं था, वे सिर्फ अपनी बात कह रहे थे। कविता है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई थी, वो उन्होंने पढ़ी थी। लिहाजा मामला अभी शांत नहीं हुआ है। बिहार में इसकी चिंगारियां निकल रही हैं। बिहार वैसे भी जातिवादी राजनीति में अग्रणी माना जाता है। उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी यदि उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में उनका साथ देती तो उनका प्रत्याशी हारता नहीं। कांग्रेस का प्रत्याशी वहां 1600 वोटों से हार गया। जाहिर है वहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जबकि घोसी उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस का कहना है कि हमने समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से साथ दिया। दानिश अली का प्रकरण भी आपने ध्यान ही होगा। दानिश अली को लेकर के विवाद चल रहा है। विधुड़ी ने जो बयान दिया लोकसभा में, उसके बाद से कई तरह की राजनीति हुई। इसको लेकर के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश भी हुई। दानिश अली बसपा से सांसद है, लेकिन बसपा की जो नेता है मायावती, वो दानिश अली को मिलने का समय नहीं दे रही है। उधर पंजाब में भी आग के शोले निकल रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है। आम आदमी पार्टी एक और इंडिया गठबंधन में साथ रहने की बात कहती है, वहीं उन्होंने कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं को, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके अपनी पंजाब की राजनीति के संकेत दे दिए हैं। कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन किस करवट बैठेगा, ये न इंडिया गठबंधन वालों को पता है, न हमें पता है, और हो सकता है आपको भी पता न हो। इसी पर आधारित पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम बहस करते हैं। तैयार हुआ इंडिया गठबंधन अब चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि गठबंधन में शामिल 26 दल के कई नेता अपने आप को पीछे खींचना शुरू कर चुके हैं। वहीं 5 राज्यों के चुनाव भी लोकसभा 2024 की दूरी साथ में तय करने में अड़चन बन चुके हैं। यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव में दावेदारी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगातार मध्य प्रदेश में कैंपेनिंग शुरू की है। अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर दबाव बनाकर सीटें हथियाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी दावेदारी की है कि पंजाब में उन्हें बड़ी हिस्सेदारी दी जाए, क्योंकि उनकी पार्टी की वहां पर सरकार है। इसके अलावा दिल्ली में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की वो दावेदारी कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान चुनाव भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यहाँ भी दावेदारी कर सकती है। 2018 विधानसभा चुनाव में मायावती ने राजस्थान में भी अपने प्रत्याशी उतारे थे। अगर मायावती गठबंधन का हिस्सा होती हैं, तो वह भी राजस्थान में कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करेंगी। विधानसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश दोनों कांग्रेस पर दबाव बनाकर हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। अब कांग्रेस के ऊपर बड़ी चुनौती है कि वह राज्यों में अगर इन दलों को हिस्सेदारी देगी तो ही लोकसभा 2024 तक गठबंधन मिलकर दूरी तय कर पाएगा। कोई भी दबाव की राजनीति की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपना बड़ा मन दिखाते हुए सभी पूरे देश के जो समान विचारधारा के राजनीतिक दल हैं, उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी भी अपना समर्थन मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को देगी, इंडिया गठबंधन को देगी, क्योंकि जो वहां पर लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। मीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा, पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अलग से मीटिंग की थी। सबसे खुशी की बात यह कि सब लोग साथ आ गए, और साथ आकर के जब इतने अलग अलग विचारधारा के लोग साथ आए हैं, तो मैं सोचता हूँ नाम भी आ जाएगा बहुत जल्दी।
हमारे साथ आज की बहस में हिस्सा लेंगे भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता है राघवेंद्र सिंह जी, कांग्रेस से अनिल शर्मा प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव आलोक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। बात भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू करते हैं। राघवेंद्र सिंह जी, इंडिया गठबंधन को लेकर की जैसी भारतीय जनता पार्टी ने आशंका व्यक्त की थी कि ये मेंढकों को तौलने जैसा है, नहीं है, इसलिए इस गठबंधन का साथ आना, इस गठबंधन के जो राजनीतिक दल हैं उनका साथ आना मुश्किल है। अब ऐसा लगने लगा है कि शायद ये गठबंधन नाम के लिए है, बाकी इस गठबंधन में गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी तो बहुत खुश नजर आ रही होगी इस मामले में? राघवेंद्र जी। उपाध्याय जी, ये हम लोग पहले दिन से जानते हैं कि इनका जो ये गठबंधन है यही दुर्गति होने वाला। कोई नया गठबंधन इनका थोड़ी ना, नाम बदल लेने से चेहरा बदल जाता है। इनका यूपीए गठबंधन था, उसका इन्होंने नाम बदल लिया। इस यूपीए गठबंधन की दुर्दशा हम लोगों ने 2014 में भी देखी थी, 2019 में भी देखी थी। ये 2019 में भी इसी तरीके से कवायद उपाध्याय जी की गई थी। आपको याद होगा, पुराने पत्रकार हैं, पश्चिम बंगाल में कितनी कस्में खाई गई थी। एक मंच तैयार किया गया था, हजारों लोगों की भीड़ थी, उसके सामने सभी लोगों ने हाथ पे हाथ बांध करके खड़े हुए थे, कहा था, कस्में वादे खाए थे कि हम लोग एक होकर के चुनाव लड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या दुर्गति हुई थी, वही स्थिति आज की तारीख में है। मुझे तो ये कमाल का गठबंधन लगता है। कम से कम कुछ मानने में तो ये लोग एक हो जाते हैं, लेकिन आज तक गठबंधन नाम की चीज ही नजर नहीं आती है। आम चुनाव में इनका गठबंधन होगा, उपचुनाव में नहीं होगा, लोकसभा में होगा, विधानसभा में नहीं होगा, एक राज्य में होगा, दूसरे राज्य में नहीं होगा, कहीं कहीं फ्रेंडली मैच भी होगा। ये गठबंधन फिर किस बात का है? इनका ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ना कोई एक अभी तक नेता तय कर पाए हैं, ना अभी तक संयोजक तय कर पाए हैं। प्रधानमंत्री की तो बात ही जाने दीजिए उपाध्याय जी। वास्तविकता ये है, इनका गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। इनकी वही दुर्दशा होने वाली है जो 2014 में हुई थी, 2019 में हुई थी। चाणक्य ने एक बात कही थी उपाध्याय जी, इन लोगों से ज्यादा हम लोग चाहते हैं गठबंधन हो। चाणक्य ने कहा था, राष्ट्रवादी शक्तियों को चाहिए जो अन्य लोग हैं वो सब एक मंच पे नजर आए। हम लोग चाहते हैं ये लोग एक मंच पे नजर आए। कसम से बड़ा मजा आएगा जब ये एक मंच पे नजर आएंगे। इनको हम 50 सीटों में समेट के रख देंगे, लेकिन हमारे मन की नहीं हो पा रही है। न 2014 में हुई थी, न 2019 में हुई थी। ये लोग एक मंच पे नजर आएंगे तो ये लोग वही लोग हैं जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इनके ऊपर लगभग सभी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। आने दीजिए, आगे आने वाले समय में देखिए आगे आगे होता है क्या। इनका गठबंधन कहीं पर भी, वास्तविकता ये कहीं पर भी आगे आने वाले समय में और भी बिखरा हुआ नजर आएगा। ये लोग ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, इन्हीं से जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के अनिल शर्मा जी भी हैं। अनिल शर्मा जी, अजय राय जी ने अभी हाल ही में बयान दिया था, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उत्तराखंड में उनका साथ नहीं दिया। यदि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो बागेश्वर सीट, जो उपचुनाव जहां हुआ है बागेश्वर में उत्तराखंड की, वो उनका प्रत्याशी जीत जाता। कांग्रेस का प्रत्याशी वहां 1600 वोटों से हार गया। तो अगर आज ये स्थिति है तो चुनाव आते आते ये दरारें बढ़ती ही जाएंगी। अनिल शर्मा जी, उधर एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ दूसरा, पंजाब में भी हालात ऐसे ही हैं। सिद्धू जी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी आपके नेताओं को अरेस्ट कर रही है, एक दूसरे के खिलाफ वहां जंग लड़ रहे हैं। इधर दिल्ली में साथ रहने की कस्में खाई जाती हैं। ये किस तरह का साथ है? एक तरफ तलवारें निकली हुई है और पीछे से जो है हाथ मिलाए जा रहे हैं। इस तरह का गठबंधन कैसा गठबंधन है ये? उपाध्याय जी, जिस प्रकार से आवाज आ रही है मेरे? हेलो, हाँ आ रही है, आप बोलिए जी, बोलिए अनिल जी। उपाध्याय जी, जिस प्रकार से अनिल जी बोलिए। भारतीय जनता भाजपा के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी ने जिस प्रकार से टिप्पणी की कि सारे दल एकजुट हो जाएं तो हम 50 पर समेट कर रख देंगे इनको, इतनी ताकत नहीं है भारतीय जनता पार्टी उसके घटक दलों में कि अब इस गठबंधन को रोकने का ये काम कर सकते हैं। रही बात ये टूट फूट की जो बात जो सूत्री की जा रही है, ना तो कांग्रेस में कोई दरार है, ना सपा में, ना अन्य दलों में। सारे दल एक हैं और विपक्ष एकजुट होने की वजह से भाजपा जिस प्रकार का दुष्प्रचार जो कर रही है, जरा सी भी बात अगर किसी के मुखार बिंद से निकलती है तो उसको इस प्रकार से हवा दी जाती है और सारी बातों को दरकिनार कर दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश में माननीय अजय तो राय ये जी ने बात कही है निकलती कि क्यों है? देखिए, शब्द अपनी जगह है। जी माननीय अजय राय जी ने कही कि 80 सांसद सीटों पर हम जी पूरी तैयारी में हैं। हम पूरी 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। इधर जी ये इसी पर टीका टिप्पणी शुरू की गई। अखिलेश जी से माननीय अखिलेश जी से पूछा गया, साहब अगर ये 80 पे तैयारी कर रहे तो आपकी तैयारी कहाँ है? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि सारी पार्टियां अपनी अपनी सीटों पर तैयारियां कर रही हैं और उसकी वजह से जहां हर सीट पर हमारा संगठन भी है, समाजवादी पार्टी का संगठन भी, अन्य दलों का भी संगठन है। जब सारे दलों के कार्यकर्ता अपनी अपनी सीटों पर तैयारियां करेंगे, लोगों जनता के बीच में जाएंगे, जनता को समझाएंगे और सरकार की जो मंशा है वर्तमान सरकार की उसको उससे रूबरू कराएंगे और जो गठबंधन हमारा है क्या करने जा रहा है उसको रूबरू कराएंगे, तब जाकर हमारा प्रत्याशी को समर्थन मिलेगा जनता का। और जनता के लिए ये निश्चित है कि हमारे गठबंधन से जो भी प्रत्याशी तय होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का लड़े या कांग्रेस पार्टी का लड़े या लोकदल का लड़े, किसी अन्य दल का लड़े या आम आदमी पार्टी का लड़े, हम सभी लोग उसको एकजुट होकर उसको जिताने का काम करेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी के, जिस प्रकार से ये बड़ी तानाशाही के साथ, बड़ी जोश गर्मी के साथ कहते 50 पर सिमेट कर रख देंगे, मैं चुनौती देता हूं आपको, आप 50 की बात करते हैं, आप सरकार बनाकर दिखा दीजिए, ये खुली चुनौती है। आप जिस प्रकार से मध्य प्रदेश हुआ, अन्य प्रदेशों में भाजपा जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है, अपनी सीट बचाने के लिए लालायित है भारतीय जनता पार्टी। जिस प्रकार मैं आपको एक बात कह दूं, आपके देश के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में जो कहा कि कांग्रेस जंग लगा रहा है, शायद प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना कुछ और चाहते थे और कह कुछ और गए। कांग्रेस ने अंग्रेजों से लोहा भी लिया है, जंग भी लड़ी है, इस देश को आजाद भी कराया है और फिर आज उन्हें सारे विपक्षी दलों को एकजुट करते हुए एक मंच पर लाकर फिर से इन बहरूपी अंग्रेजों को भगाने का काम हम लोग करेंगे और फिर से एक नई जंग, इस नई आजादी के लिए 2024 में जो लड़ने जा रहे हैं उसके लिए हम लोग तैयार हैं। फिर से लोहा लेने वाली बात है, फिर से लोहा ले रहे हैं, ये जंग लोहा लगा, लोहा पूरी तरह से तैयार है। ठीक है अनिल जी, ठीक है। समझ लीजिए आलोक त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी के, क्या मुझे सुन पा रहे? आलोक त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे? वीडियो नहीं आ रहा, मैं सुन पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं फोन, हाँ ठीक है। आलोक जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि हाल ही में जो बयानबाजी हुई है, अजय राय जी ने जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लिए कहा, अखिलेश यादव भी खुलकर के कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो भी लगातार इशारों में बात कह रहे हैं कि हम तो सीटें देंगे। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं एक जो कहना चाहिए ना कि मन नहीं मिल पा रहे, मंच मिला है, मन नहीं मिल रहा है। क्या है आखिर ये गठबंधन चुनाव रहते रहते तक चलेगा या फिर ऐसे ही बिखर के कुनबा अलग हो जाएगा? क्या लगता है आलोक जी आपको? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने हमेशा से यह कहा है कि बड़ा मन कांग्रेस को दिखाना होगा, बड़ा मन गठबंधन को दिखाना होगा और हम सबको एकजुट होना होगा और सब एकजुट है। ये जो मीडिया में चीजें चल रही है, बीजेपी ने जो चीजों को हाइक दे रखा है, वो अपने यहाँ देखे हैं। इंडिया गठबंधन, भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा, इसी तर्ज पे काम कर रहा है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट पे समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है। एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ कार्यकर्ता, एक एक सेक्टर प्रभारी, हर कोई तैयार है, हर कोई काम कर रहा है। दूसरी चीज, रही बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की, तो ठीक बात है, अच्छी बात है कि कांग्रेस भी 80 लोकसभा सीट पर जब तैयारी करेगी, उसका एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ पे तैयार रहेगा, तो शायद वो जहां कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का होगा वहां वो हमारी मदद करेगा और जहां आम आदमी पार्टी का होगा वहां आम आदमी पार्टी की मदद करेगा, और जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता कैंडिडेट होगा वहां आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस कैंडिडेट को जिताने का काम करेगा। दूसरी चीज, ये जितनी भी बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं टेंशन में डाल के रखी हुई है। कहीं ना कहीं सेमीफाइनल, फाइनल, अभी राजस्थान का चुनाव है, अभी मध्य प्रदेश का चुनाव है, अभी छत्तीसगढ़ का चुनाव, अभी देश के चुनाव में 3 से 4 महीने का वक्त है। और अभी ये जो बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बौखला गए हैं, परेशान है और इनकी परेशानी हम लोगों को दिख रही है। कोई दिक्कत नहीं है, जनता भी जान रही है, जनता ने भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है।
जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है कि इन्होंने उसकी कमर तोड़ दी है महंगाई से। उन्होंने ये वही इंसान है जिसने 2016 में नोट बंद किया और 2022 में फिर से नोट, 2023 में फिर से नोट को बंद कर दिया। जो अपना लाया हुआ 2000 का नोट खुद नहीं चला पाए 6-7 साल, मतलब 70 साल की ये बात करते हैं। और ये तो बने बनाए प्लेटफॉर्म को लेके आते हैं। जैसे महाराज ने आपके लिए घर बना के दिया ना, और उसको जो कपूर टाइप का बेटा होता है ना, वो बेच के खाता है। तो ये देश के प्रधानमंत्री की कुछ हालात वैसे ही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हालात कुछ वैसे ही है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, हर जगह इनके आपस के लोग आपस में लड़ रहे हैं। इनमें आपस में तो तनातनी है, दूसरे को ही बताते हैं। ठीक है त्रिपाठी जी, हमारे साथ संजय तिवारी जी। आपकी बातों का जवाब, आपकी जो बातें हैं उन सब का जवाब हम संजय तिवारी जी से लेते हैं। संजय तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं। तिवारी जी, आखिर ये गठबंधन किस तरह का गठबंधन है? अभी हमने 3 वक्ताओं को सुना, इनमें से एक तो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन 2 वक्ता हैं। उनका कहना है कि हम अपनी अपनी सीटों पर लड़ेंगे। अंशु जी का, कांग्रेस के अनिल शर्मा जी का भी यही कहना है। उधर आलोक त्रिपाठी जी भी यही कह रहे हैं कि वो 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। कहीं कोई तालमेल प्रवक्ताओं की बातों में भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में ये गठबंधन कैसे आगे तक जाएगा तिवारी जी? उधर आपने बिहार का तो हाल सुन ही लिया होगा। बिहार में जिस तरह से मनोज झा की कविता को लेके बवाल मचा हुआ है, वहाँ ठाकुरों ने अलग राग अलाप दिया है, ब्राह्मणों ने अलग राग अलाप दिया है, वहाँ पूरी तरह से जातिवाद की राजनीति होती है। आप इस पूर्वांचल बेल्ट और बिहार और इस पूरे अंचल से जुड़े हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर है क्या, खिचड़ी पक क्या रही है? एजेंडा नहीं तय किया है। तिवारी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, अभी तक गठबंधन ने कोई एजेंडा नहीं जनता के बीच रखा है जिससे जनता भी सोचना शुरू करे कि गठबंधन के साथ वो जाए या न जाए। गठबंधन बन तो गया है लेकिन गठबंधन दिख नहीं रहा। ये दिखने की स्थिति में भी नहीं आने पा रहा है। अभी आप जिस बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में जिस कविता को लेकर के जो जातीय राजनीति की बात आपने की है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को थोड़ा किनारे भी करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये तीनों ऐसे प्रदेश हैं जहां घनघोर जात की राजनीति होती है। और इन जातीय राजनीतियों में निश्चित तौर पर जिन 2 को लड़ाया गया है कविता के माध्यम से, वो बड़ी विकट स्थिति होती है अगर वो दोनों अलग अलग होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो। लड़ाने वाले कौन है और क्यों उन्होंने लड़ाया वो जाने, क्योंकि जिस बिल पर बात हो रही थी उसमें इस कविता का कोई औचित्य नहीं था। तो ये कविता मनोज झा जी ने क्यों पढ़ी, ये मनोज झा जी जानते होंगे, या उनके पीछे जो तय किया गया एक फार्मूला होगा वो लोगों को पता होगा। अभी जो वर्तमान हालात हैं और जो प्रवक्ताओं की बातें भी मैं सुन रहा हूं, कमोबेश यही स्थिति इन पार्टियों की आंतरिक भी है और बाहरी भी है। बिहार ही नहीं, अभी आप देखिए कि इस पूरे गठबंधन में कम से कम 5 से 6 ऐसे चेहरे हैं जो खुद को राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। हो कोई नहीं पा रहा है। ममता जी का नाम आता है तो इधर से नीतीश जी का नाम आ जाता है, तो फिर उधर से अरविंद केजरीवाल जी का नाम आ जाता है, तो कांग्रेस को लगता है कि राहुल जी ने तो भारत जोड़ो यात्रा की है, राहुल जी से बड़ा कौन नेता है। अभी ये नेता ही नहीं तय कर पाए हैं। देखिए, देश इस समय ऐसी स्थिति में खड़ा है कि उसे एक नेतृत्व दिखाई देना चाहिए। जब तक एक नेतृत्व नहीं दिखाई देगा, देश किसी पर भरोसा नहीं कर सकता है। आज की तारीख में अगर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व कहीं खड़ा है तो उससे कम से कम 90% नीचे दूसरे नेतृत्व खड़े हैं। कोई ऐसा नेतृत्व सामने नहीं आ रहा है। देश को जिन परिस्थितियों में दिक्कत यह है कि ये गठबंधन के जो राजनीतिक दल हैं, ये बड़े पुराने तरीके से राजनीति करना चाहते हैं। विश्व की राजनीति बदल गई है और भारतीय जनता पार्टी ने विश्व की राजनीति के जरिए अपनी राजनीति सेंकनी शुरू की है। उसके किसी भी चीज को शायद ये गठबंधन के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था उपाध्याय जी कि केंद्र के 3 बड़े दिग्गज मंत्री मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लड़ने आएंगे। आज हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश में जहां कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, पराजित हो रही है, गिर रही है,
कमलनाथ जी उसको बिल्कुल चलने नहीं देंगे। आज हालात ये हो गया मध्य प्रदेश में कि वो 90% उभर गई। जो मध्य प्रदेश में अभी मैं लौट के आया हूँ, आपके ग्वालियर और उधर मुरैना, भिंड, ये सारा होके मैं आया हूँ, और मैंने वहां के लोगों की बातें सुनी है। लोगों में जो रिएक्शन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। अब लोगों को ये लगता है कि हमारे पास 8-8 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कोई भी हो सकता है, सभी बड़े हैं। अब ऐसे हालात में गठबंधन को तो पहले अपना फार्मूला तय करना होगा। 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है जी। ये विश्व की बड़ी विषम परिस्थितियों में होने जा रहा चुनाव है भारत का। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव होने जा रहा है जी। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया युद्ध के भयानक मंजर से गुजर रही है। भयानक मैं बोल रहा हूं, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो इसका मतलब यह मत मानिए कि केवल 2 देश लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। पूरे विश्व की खाद्य चेन टूट चुकी है, पूरा विश्व प्रभावित है। ऐसे में अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव होने जा रहा है, वहां विपक्ष एक चेहरा नहीं दे पा रहा है, तो अभी तक जो मेरा आकलन है, मैं व्यक्तिगत रूप से जो बात कर सकता हूं, वो ये है कि अभी तक ये गठबंधन अपना आकार नहीं दे पाया है। इसको पहले तो आकार लेना होगा। इसके कई कारण हैं जिसकी वजह से ये आकार नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल। एक तो गठबंधन में जितने दल शामिल हैं जी, इनमें अधिकांश वही हैं जो कांग्रेस पार्टी से ही निकल के आए हैं। खास तौर पर 2 बड़े दल, तृणमूल कांग्रेस और उधर शरद पवार जी की पार्टी, और यही दोनों सबसे सशक्त नेता भी हैं। तो जो 2 दल कांग्रेस से ही टूट के निकले, आज की तारीख में वही इस गठबंधन में हैं। और तीसरे बड़े विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल हैं, जो स्वयं को नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा विकल्प अपने को बता रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले तो गठबंधन को अपना नेतृत्व तय करना होगा। बिना एक नेतृत्व तय किए गठबंधन का कोई भी वजूद जनता नहीं समझ पाएगी। गठबंधन के लोग आपस में समझते रहे वो अलग बात है। बिल्कुल संजय जी, राघवेंद्र सिंह जी के पास आते हैं। राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी, मनोज झा जी ने जो कविता लोकसभा में पढ़ी थी, उसके बाद क्या आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति का कहीं कोई हिस्सा होना चाहिए प्रदेश में या देश में कहीं पे भी? हम एक तरफ जातिवाद को खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी ओर जैसे ही चुनाव आते हैं हम वापस उन्हीं जातियों के बात करने लगते हैं, जातिवाद की बात करने लगते हैं, जातिगत गणना की बात करने लगते हैं। ऐसे में फिर ये जातिवाद का जो एक रोग हमारे समाज में है, भारतीय समाज में, वो कैसे समाप्त होगा? राघवेंद्र सिंह जी, मैं ये आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में है और आपकी पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। राघवेंद्र सिंह जी। उपाध्याय जी, अभी संजय जी ने बहुत एक अच्छी बात कही, 12 आने सही बात बिल्कुल कही कि पुराने राजनीतिक दल जो हैं, जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अन्य राजनीतिक दल जो हैं, वो आज से 25 साल पुरानी राजनीति कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है आज की तारीख में सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। इतना हमें संजय जी को या अन्य लोग जो बैठे हुए हैं उतना ज्ञान है, सबको उतना ज्ञान है, लेकिन अभी दुर्भाग्य की बात है ये लोग अभी राजनीतिक ध्रुवीकरण की, जातिगत ध्रुवीकरण की, धर्म के ध्रुवीकरण से ऊपर ही नहीं उठ पाए हैं। अखिलेश यादव पीडीए बनाने का कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इनकी राजनीति लंबाई समीकरण के आधार पर चलती रही जी। जातिगत गणना की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देश की जनता, उपाध्याय जी, अभी बहकावों में आने वाली नहीं है कि आप लोग जनगणना की बात करें, और लंबे समय तक ये लोग शासन में रहे हैं। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें रही है। अगर आपका इस क्षेत्र में मन साफ होता तो काम किया होता। कांग्रेस के 50 साल निष्कंटक शासन किया है, लगातार शासन किया है, लंबे समय तक किया है। अगर इस तरफ आपका मन साफ होता तो आप लोग इस प्रयास किया होता। अगर लगता तो ऐसा हो सकता है। वास्तविकता ये है, ये लोग जो है मात्र अभी वही आज से 30 साल पुरानी राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारे को लेकर के काम करते हैं और ईमानदारी से उस क्षेत्र में काम करते हैं। तभी तो अनिल शर्मा जी ज्ञान दे रहे हैं। अनिल जी आपके पास, अनिल जी बीच में नहीं, अनिल जी म्यूट करिए भाई अनिल जी का माइक। अनिल जी मेरा कहना यह है, मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी राघवेंद्र जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। राघवेंद्र जी के बाद आप ही को जवाब देना है। तो अगर ऐसे दोनों बोलेंगे तो किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी, उससे फायदा क्या है?
हम कोई शाउटिंग मैच थोड़ी कर रहे हैं कि एक दूसरे को बैठ करके हमको बड़ा दिखाना है जोर जोर से चिल्ला के। राघवेंद्र जी, अनिल जी आप बहुत समझदार हैं। अनिल जी राघवेंद्र जी अपनी बात खत्म कर ले। राघवेंद्र जी बोलिए, राघवेंद्र जी बोलिए, अनिल जी का माइक म्यूट जी। राघवेंद्र जी बोलिए। ये लोग जो है समझ तो चुके हैं लेकिन समझना नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की आज की तारीख में कितनी लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? पीडीए बना रहे हैं, अंबाई समीकरण बना रहे हैं। अगर इसको धरातल पे उतार रहे होते तो ये लोग कम से कम कुछ सीटें तो होती। कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? 1 लोकसभा सीटें हैं। अपनी परंपरा का सीटें दोनों राजनीतिक दल हार हार के चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उससे नहीं उभरे हैं। वही पुराने धरने पर राजनीति करना चाहते हैं। देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को बदला दिया जाए और किसी न किसी तरीके से वोट हासिल किया जाए। अरे भाई, समाज में रहने, समाज में राजनीति आप करते हैं। आपके नेता लोकसभा चुनाव से पहले कितनी बार उत्तर प्रदेश में आए, जरा बताइए। हम समाजवादी पार्टी के नेता से ही पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव कितने विधानसभा चुनाव के बाद आज तक कितना समाज में रहे हैं? अभी राघवेंद्र जी हम जवाब लेते हैं। राघवेंद्र जी अनिल जी से जवाब लेते हैं, उसके बाद हम फिर बात करेंगे आलोक त्रिपाठी जी से। अनिल जी एक सवाल मेरा भी है, आप जो राघवेंद्र जी का जवाब देना चाहते हैं वो दीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को लेकर के ऐसा कौन सा प्लान तैयार किया है? देखिए, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर हुए 3 दशक से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक ऐसा नहीं दिखाई देता कहीं पर भी कि कांग्रेस यहां खड़ा होने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस बैसाखियां ढूंढती है और फिर आरोप लगाती है। जैसे अजय राय जी ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया। अखिलेश यादव पर आरोप क्यों लगाते हैं आप अपने आप को मजबूत क्यों नहीं करते? आज 30 साल से अधिक हो गए आप सत्ता से बाहर हैं और आपने आज तक कांग्रेस को, संगठन को खड़ा करने की कोशिश नहीं की। आप जब बैसाखियां ढूंढते हैं, फिर बैसाखियां जिस दल का आपको साथ मिलता है आप उसी दल पर आरोप लगाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा और कोई भी दल आपको क्यों ढोएगा? अनिल शर्मा जी। उपाध्याय जी मैं आपकी बात को बता दूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें संगठन के चुनाव की, तो 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने कोई बैसाखी नहीं ढूंढी। कांग्रेस ने अपने दम पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने का काम किया। और रही बात जीत हार की, जीत हार अपनी जगह है, लेकिन कम से कम ये नहीं मिली नहीं, बैसाखियां मिली नहीं। अनिल शर्मा जी, प्रयास बहुत हुए थे लेकिन मिली नहीं। कांग्रेस के साथ कोई जाना नहीं चाहता। मैं आपको बताऊं, मुलायम सिंह जी थे, मुलायम सिंह जी कहते थे कांग्रेस के साथ जो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। मुलायम सिंह जी का ये फार्मूला था। अभी तिवारी जी से बात करेंगे तो वो बताएंगे इसके बारे में स्पष्ट रूप से। कांग्रेस के साथ कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि कांग्रेस के साथ जाने का अर्थ है कि डूबती नाव में पैर रखना। तो ये चिंताजनक है अनिल शर्मा जी। मैं आप पे कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश की एक सबसे बड़ी पार्टी, देश की आजादी में योगदान देने वाली पार्टी, 50 साल तक देश पर राज करने वाली पार्टी, आज उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है वहां पर जीरो की स्थिति में है। अनिल जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ने का काम कांग्रेस ने किया उसमें किसी की सहारे की जरूरत नहीं थी, ना सहारा किसी कांग्रेस ने किसी का लिया। गठबंधन की बातें चली, लेकिन कांग्रेस का एक निर्णय था कि पहली बार इस बार हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया प्रियंका गांधी जी के देखरेख में। और प्रियंका जी का नारा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। इस प्रकार से 40% महिलाओं को भी टिकट देने का काम कांग्रेस ने किया। अब ये बात अलग है कि वोट का परसेंटेज जनता ने कितना दिया, वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस ने उठ खड़े होने की तैयारी की और पूरा चुनाव ताकत के साथ लड़ा। रही बात 2024 की, जब पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था फैल रही है कि देश में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आधी शक्ति आधी आबादी परेशान है, महंगाई चरम पर है, व्यापारी मित्रों को लाभ देना जा रहा है, बड़े बड़े व्यापारियों को यहाँ लाने का जो काम किया जा रहा है देश में, जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ला गई, दूसरा स्वरूप बीजेपी करने का काम कर रही है। गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, किसान आत्महत्या को मजबूर, नौजवान आत्महत्या को मजबूर। ये सरकारी कंपनी जो संपत्तियां उनको बेचने का काम कर रहे हैं, सरकारी विभागों को बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए पूरे विपक्ष एकजुट हुआ इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस संविधान की व्यवस्था को बचाने के लिए आज ये विपक्ष एकजुट। और रही बात नेता की, नेता का नाम भी तय है और क्या डिसीजन है वो भी सारे तय है। इसमें घबराने की आवश्यकता केवल भारतीय जनता पार्टी को पड़ रही है कि इनको लग रहा है कि एकदम से कौन है अंशु जी? अनिल जी, अनिल जी कौन है नेता?
वो भी आप सब आज सामने आप आएगा नेता का धीरे-धीरे। नाम ही खोल, अच्छा सामने आएगा, ठीक है। जी, सब सामने आएगा, जी, लेकिन जी। भाजपा के जिस प्रकार से अंदर से ये हिली ठीक है। हुई है ना, डरी हुई, सहमी हुई। भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी 2014 के बाद हाँ, हाँ, कि एक जी। अकेला सब पर भारी है, 9.5 साल तक ये ठीक नाले है। से गैस निकालने का काम करते रहे, ये महिला उत्पीड़न का काम करते रहे, इनके नेता अरे जो शोषण करते रहे, ये बचाने का काम करते रहे। किसानों को 1.5 साल तक लगातार आंदोलन करना पड़ा, 750 किसानों की हत्या हो गई, ये शांत रहे। बेटियां, पहलवान बेटियां न्याय मांगती रही, प्रधानमंत्री जी विदेशों के दौरे करते रहे, 4 कदम चलकर पहलवान बेटियों की बात नहीं सुन सके, और इधर मणिपुर चलता रहा, मणिपुर नहीं जा सके। ये उपाध्याय जी, स्थिति बड़ी विचित्र है। भारतीय जनता पार्टी आलोक डरी हुई त्रिपाठी है इस समय, ठीक है, जब से विपक्ष एकजुट है। हुआ है, जब से विपक्ष ठीक है, एकजुट ठीक हुआ है। है, आप देख लीजिए, बिल्कुल। जहाँ एक अकेले की बात करते थे, एनडीए शब्द को ये लोग हाँ, भूल गए भारतीय थे। जनता, उनको मैं NDA कहता हूं याद कि आ गया। भारतीय जनता पार्टी डरती है, भारतीय जनता पार्टी डरती है और वो अपने डर से खड़ी हो जाती है, लेकिन आप लोग खड़े नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी की इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव इस तरह से लड़ती है जैसे वो पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में 18 साल बाद, 20 साल बाद चुनाव लड़ने जा रही हो, या कहीं किसी राज्य में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हो। भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठन को झोंक देती है, ये उसका डर कह लीजिए आप या उसकी ताकत कह लीजिए, लेकिन वो उस डर को ताकत बनाती है। तो अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन से वो डर गई है, तो उस डर को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया है। आप इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी बात है कि अगर डर गई है तो ठीक है, डर गई है, लेकिन वो इसको ताकत बना के चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं और आप आपस में लड़ रहे हैं, ये अंतर है। चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है। ठीक है, चलिए ठीक है। आलोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ फोन पर हैं। आलोक त्रिपाठी जी, आपसे एक सवाल ये है कि आप उत्तर प्रदेश में कम से कम एक सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा विपक्ष भी है। मैंने अभी जिक्र किया था कि मुलायम सिंह यादव जी अक्सर कहते थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, समाजवादी पार्टी यदि कांग्रेस के साथ जाएगी तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, और इसका अखिलेश जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पालन भी किया। आज ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि आपको कांग्रेस को के साथ जाना पड़ रहा है? और हालांकि मुझे लगता नहीं कि कहीं कोई साथ जाएगा, क्योंकि जब टिकट का बंटवारा होगा तब पता चलेगा कि अखिलेश जी साथ गए भी हैं या नहीं गए हैं, या पहले की तरह ही केवल अमेठी और रायबरेली की 2 या 3 सीटें छोड़ देंगे। ये अभी वक्त के बिल्कुल गर्भ में है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह की जब स्थितियां होती हैं और इस तरह की जब रणनीतिक फैसले होते हैं, तो क्या कार्यकर्ताओं के समक्ष, आप जैसे वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष संकट खड़ा नहीं होता? आलोक जी। नहीं, हम लोग तो उपाध्याय जी नेता के इशारे पे काम करने वाले लोगों में से एक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपकी एक बात मैं कह रहा था कि कांग्रेस के लिए नेताजी कहा करते थे कि कांग्रेस के पास जो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में तमाम बहुत सारे वरिष्ठ लीडर हैं जिन्होंने देश के कोने कोने से आए हुए राज्यों से निकल करके वो दिल्ली सरकार में और दिल्ली संगठन में, केंद्र के संगठन में, तमाम जगह उन्होंने काम किया। परंतु फिर वही लीडर्स कहीं ना कहीं कांग्रेस की कुछ नीतियों की वजह से, कुछ अंतरकलह की वजह से उन्होंने पार्टियां बनाई और कांग्रेस के सामने उठ खड़े हुए, और कांग्रेस ने एक लोकतंत्र व्यवस्था बना रखी थी जो उन नेताओं को एक मौका दिया अपने प्रदेश में अपने आप को खड़े होने का। इसी के उलट है मोदी जी। मोदी जी से जिसने भी अलगाव किया उसके पीछे सीबीआई और ईडी भेजी गई, उसके पीछे उसको जेल भेजने का प्रयास किया गया, उसके पीछे लोकतंत्र से कैसे कुचल करके कैसे उसको जेल में डाला जाए, कैसे उसको वापस अपने पार्टी में मिलाया जाए, कैसे क्षेत्रीय दलों के पार्टियों के। आलोक जी, मैं आपकी इस बात से, ठीक है, मैं आपकी, आलोक जी एक सेकंड आलोक जी, मैं मान लेता हूं आपकी बात कि ईडी सीबीआई लगाई गई, लेकिन ईडी सीबीआई लगाई और उसके बाद में जो नोटों के भंडार मिले, वो भी तो, अगर ईडी सीबीआई लगाते और कुछ भी न मिलता तब तो ये बात थी कि ठीक है भाई ईडी सीबीआई लगाई लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन ज्यादातर मामलों में बड़े बड़े नोटों के भंडार मिले हैं, घपले मिले हैं, घोटाले मिले हैं। तो अगर ईडी सीबीआई अपना काम नहीं करेगी केवल इस डर से कि ये विपक्ष के नेता हैं या विपक्ष के लोग हैं, तो क्या विपक्ष का होना या राजनीतिज्ञ होना भ्रष्टाचार को सहमति देता है भ्रष्टाचार करने की, या भ्रष्टाचार के द्वारा कमाई हुई कमाई को रखने की सहमति देता है? आप ये कहना चाह रहे हैं?
मैं दो बातें कह तो रहा था, आप सुनिए तो पूरी बात। अगर बीच में टोक कर दोबारा से क्वेश्चन करेंगे तो फिर बहुत सारे पीछे जो क्वेश्चन आए हैं राघवेंद्र सिंह जी के, संजय तिवारी जी के, मैं किसी भी क्वेश्चन अच्छा का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है आलोक जी बोलिए। मैं एक एक बात का जवाब दे रहा हूँ, दृढ़ता से 2-3 मिनट सुनिए। जी बोलिए। एक बात, सीबीआई ईडी जब इन्होंने लगाई, आप एक बड़े नेता का नाम बताइए जिसके यहाँ नोटों के बंडल निकले हो और उस नेता को बाद में भारतीय जनता पार्टी ने वॉशिंग मशीन में डाल के धुलाना हो। नंबर एक बात। तीन बात मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा कि गोमती नदी की सफाई में लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 4-6 अधिकारियों के अलावा 2-4 ठेकेदारों के अलावा आज तक ये किस नेता के ऊपर हाथ डाल पाए। उसके अलावा मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सीबीआई और ईडी को ये जांच में मिला था कि अखिलेश यादव, आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय शिवपाल यादव, आदरणीय उनके कैबिनेट मंत्री, कोई भी कैबिनेट मंत्री अगर उस कांड में दोषी था तो क्या उन्होंने जेल भेज पाया? नहीं जेल भेज पाया। इन्हीं के एक मंत्री काबुल स्टोन जो लगा हुआ है पुराने लखनऊ में, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारी आपकी एक बार भेंट नहीं हुई है, लेकिन मैं आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, परंतु आप भी बहुत अच्छे से इस चीज को जानते होंगे। इनके मंत्री हुआ करते थे सुरेश पासी, आज भी मंत्री है, इस कैबिनेट में भी मंत्री है, वो राज्य मंत्री है। वो एक कुदाल लेकर के गए थे और काबुल स्टोन को जब तोड़ने का उन्होंने काम किया तो वही कुदाल उटक करके उनके पैर में लगी थी, जिसके लिए वो 1-1.5 महीने बिस्तर पर रहे थे। दूसरी बात, फिर वही मंत्री महोदय टीआरपी पाने के लिए आगरा एक्सप्रेसवे पे गए थे और जांच कराई। जांच कराने में क्या हुआ कि जो तारकोल की मात्रा होनी चाहिए 0.32 mm, वो 0.36 mm निकली, यानी 0.04 mm की क्लोजर रिपोर्ट टैग में लगाई। ठीक, तो ये कहते हैं, ये चिल्लाते बहुत जोर जोर से क्योंकि इनको आदत पड़ी है चिल्लाने की, इनको झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। ये दिन भर झूठ बोलते, इतना झूठ बोलते, राम के नाम पे, श्याम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, धर्म के नाम पे, कि इनके घरों में भी मुझे लगता है कि इनसे ये पूछा जाता होगा कि कुछ कर्म बची है कि नहीं बची है। और रही बात, ये बताते हैं कि हमारे यहाँ लड़ाई है। हमारे यहाँ अगर लड़ाई है तो इनको इतना दर्द क्यों? हमारे यहाँ बैठक होती है बॉम्बे में तो इनकी भी बैठक बॉम्बे में होने लगती, हमारे यहाँ बिहार में बैठक होती है तो इनकी भी बैठकें शुरू हो जाती। हमारे यहाँ किसी को मिलाया जाता है तो ये भी मंगरू पहलवान को बुला लेते हैं। वही मंगरू पहलवान जो मोदी और योगी को 22 में गरियाता रहा हमारे मन से, उसी मंगरू पहलवान को इन्होंने कैबिनेट बनाने का वो दे दिया। और वो जब मंगरू पहलवान ने बोला घोषी उपचुनाव में कि मैं अखिलेश यादव को सच ही भेजूंगा, उल्टा बेचारा वो अपने घर के जाने लायक नहीं बचा। स्थिति ये हो गई कि उसके समाज के लोगों ने उसको शराबी, कबाबी, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। इवन उसके लड़के को गंजेली भी बोल दिया। ये भी जिसकी संगत में रहता उसी तरह हो गया। दूसरी चीज, संजय तिवारी जी ने एक बात और ठीक है त्रिपाठी जी, व्यक्तिगत हमले नहीं, व्यक्तिगत नहीं जी। संजय तिवारी, हाँ बोलिए, संजय तिवारी जी की बात का जवाब दीजिए। मुरैना और ग्वालियर ये सब भाई साहब घूम के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने वॉकअप कर लिया वापस। देखिए, ये मध्य प्रदेश की जनता है, हमारे लोग भी वहां घूम रहे हैं, हमारा भी दतिया आना जाना है, ग्वालियर उससे सटा हुआ है, भिंड मुरैना झांसी से सटा हुआ है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर उत्तर प्रदेश के सटे हुए हैं। बहुत सारे हमारे दोस्तों के रिश्तेदारियां हैं वहां पे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑलरेडी वहां के दौरे पे हैं। वहां की जनता ने मन बना लिया, इतनी भरपूर थी कांग्रेस को मिलने वाली, बस कांग्रेस अपने अहम से, अपने घमंड से वापस आ जाए बाहर और समाजवादी पार्टी को अपने साथ जोड़ करके जो भी सीट वो हमसे। देखिए, आपने भी अंत में बात तो वही कही दी। कुल मिला के त्रिपाठी जी, आप भी आखिर मतलब मन ही मन में तो आपको भी लगता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं कोई अहम घमंड है। ठीक है त्रिपाठी जी, यही इसी बात को लेकर के डिबेट थी और आपके भी अंत में मन से बात निकली गई। बहुत सारे सवाल आपने खड़े किए हैं, कुछ राघवेंद्र जी से जवाब लेंगे, कुछ संजय तिवारी जी से लेंगे। पहले संजय तिवारी जी से जवाब लेते हैं, फिर आपने कुछ जो आरोप लगाए हैं, कुछ बातें की हैं, उसके जवाब हम लेंगे राघवेंद्र सिंह जी से। संजय तिवारी जी, आखिर त्रिपाठी जी, आलोक त्रिपाठी जी अच्छा बोले, बोलते बोलते वो अपने मन की बात भी कह गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो त्रिपाठी जी अपना खुद जाने। संजय तिवारी जी, एक सवाल मेरा ये है थोड़ा सा कि कांग्रेस इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है और ये हम सब ने कांग्रेस के बारे में किताबों में भी पढ़ा है। जब हम पाठ्य पुस्तक की किताबें पढ़ते थे तो कांग्रेस के बारे में हमने बहुत कहानियां सुनी है, पढ़ा है, और इस देश को की गौरवशाली पार्टियों में से एक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज कांग्रेस की ये जो दुर्दशा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? कांग्रेस का अहंकार जिम्मेदार है, जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा?
और कांग्रेस को आज बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है जगह जगह। क्या कांग्रेस अपने लीडर्स को संभाल के नहीं रख पाती? आप ही ने कहा कि ज्यादातर पार्टियां जो है वो कांग्रेस के ही गर्भ से जन्मी है, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो नेशनल कांग्रेस महाराष्ट्र वाली हो, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी जो जन्म हुआ वो सीधे तौर पे तो कांग्रेस से नहीं, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में जो जबरदस्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चली थी उसी से हुआ है आम आदमी पार्टी का जन्म भी, आज भले ही ये साथ में खड़े हों। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थितियां हैं, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छे देश के लिए या लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विपक्ष होना भी बेहद जरूरी है। संजय तिवारी जी। और भारतीय जनता पार्टी जितने दिन संजय तिवारी जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही। हाँ, अब आ रही है। हाँ जी बोलिए आ रही है। अगर हम जी बोलिए, अब आ रही है आपकी आवाज। लोकतंत्र हैं तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता एक विपक्ष की होती है, सशक्त विपक्ष की होती है। भारतीय जनता पार्टी ने 60 वर्ष तक इस भूमिका को लगभग निभाया है। और अभी जो आपने बात की ना कि कांग्रेस से निकल के जो लोग पार्टियां बनाए हुए हैं और आज वही गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, मैं यहाँ दो अंतर देना चाहता हूं कांग्रेस और भाजपा की राजनीति में। ये हमारे मित्रों को भी समझना चाहिए कि कांग्रेस से निकल के कोई व्यक्ति पार्टी बनाता है और उसकी पार्टी सरवाइव कर जाती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में सरकार बनाता है और वहां का छत्रप बन के खड़ा हो जाता है। इसके ठीक उलट भारतीय जनता पार्टी से जब कोई टूटता है तो फिर वो बचता नहीं है, उसको जनता नहीं स्वीकार करती है। 3 उदाहरण हमारे सामने हैं। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला, नई पार्टी बनाया उन्होंने, खत्म हो गए। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी ने नई पार्टी बनाई थी, अंत में उनको सपा के रास्ते होके फिर भाजपा में वापस आना पड़ा। और उमा भारती जी ने मध्य प्रदेश की अपनी राजनीति करते हुए फिर एक नई पार्टी बनाई और फिर आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी से निकल के भी यदि कोई जाता है तो वो छत्रप नहीं बन पाता, लेकिन कांग्रेस से यदि कोई निकलता है तो वो छत्रप बनकर कांग्रेस को चुनौती देने लगता है और बाद में वो गठबंधन खेलने की बात करता है। बिल्कुल। और जहां तक मुद्दों का सवाल है, अभी माननीय कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता महोदय बड़े सलीके से ढेर सारे पॉइंट्स बता रहे थे, किसानों का, मजदूरों का, महंगाई का और ढेर सारे मुद्दे। मुझे याद है हम लोग बचपन में पढ़ते थे 77, 78, 79 में, तो हाथी छाप कॉपी छप के आती थी स्कूलों में, वो कॉपियां चलती थी और उनके पीछे सरकार के अनिवार्य कार्यक्रम छपे होते थे कॉपी के कवर पर। वो होता था प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, और उसमें ये सभी मुद्दे होते थे। ये मैं 1977-78 की बात बता रहा हूँ, 79-80 की बात बता रहा हूँ। ये निश्चित तौर पर 84-85 तक वो कॉपियां बिल्कुल मैंने भी देखा है वो। हाँ, और वो हाथी छाप कॉपी आती थी और उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी के 20 कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे ज्यादा युवा है, उन्होंने शायद वो कॉपियां नहीं देखी है। अनिल शर्मा जी हमसे युवा है, उन्होंने संभवतः ये कॉपियां नहीं देखी है, इसलिए उनको नहीं पता होगा ये। और उन्हीं की सरकारों ने वो अपने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रमों में शायद 0.02% भी शायद काम नहीं किया होगा। और यही वजह है कि आज 30 बरस हो गए उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को किनारे कर दिया है। रहा सवाल आलोक जी की बात का, आलोक जी ने तो अपनी सच्चाई बोल दी, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में नो डाउट केवल 3 दल है, कांग्रेस को कहीं गिनती में नहीं गिना जा सकता है, गिनने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से बता दूं, मुझे शर्म आती है कई बार जब मैं रायबरेली से इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए जाता हूं और रायबरेली से जब मैं होके गुजरता हूं, माननीय सोनिया जी का क्षेत्र है, एक पुल 70 वर्षों में एक पुल जिससे आज भी एक ही गाड़ी गुजर पाती है और वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अब शायद वहां कुछ गड्ढे वड्ढे खुदे हैं, कुछ गडकरी जी ने कुछ प्रोजेक्ट्स दिया हुआ है, हो सकता है चौड़ा हो रहा हो कुंभ मेले की वजह से। लेकिन ये विकास का पूरा कोई मॉडल देखना चाहे तो रायबरेली अमेठी में जाके देख सकता है, और ये कांग्रेस के लोगों को स्वीकार करना होगा। संजय जी, हम फाइनल जवाब राघवेंद्र सिंह जी से लेते हैं, क्योंकि राघवेंद्र सिंह जी का जवाब लेना जरूरी है। राघवेंद्र सिंह जी, बहुत सारी बातें त्रिपाठी जी ने भाजपा के लिए कही कि भारतीय जनता पार्टी में जो है वो भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है। उनकी बातों का लब्बो लुबाब यही था कि केवल विपक्ष के नेताओं के यहाँ सरकारी एजेंसियां, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो कार्रवाई करती हैं
और यदि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कार्रवाई नहीं होती। इस पर आप अपना जवाब दीजिए, उसके बाद फिर हम इस डिबेट को समाप्त करेंगे। राघवेंद्र सिंह जी। बात यह है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्या राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी सरकार में कायम हुआ था या अखिलेश यादव में भारतीय जनता पार्टी में कायम हुआ था, मायावती में भारतीय जनता पार्टी में कायम हुआ था? वास्तविकता ये है जितने भी मुकदमे कायम हुए हैं उसमें से बहुतायत मुकदमे कांग्रेस सरकार में ही लोगों ने कायम कराए हैं। अब वो कांग्रेस सरकार में 2004 से लेकर 2014 तक सरकार रही है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने देखा था किस तरीके से आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ करता था। मेरे पास सूची है, ये पढ़ के बता दूं, हर 15 दिन में घपले घोटाले हुआ करते थे। देश की स्थिति क्या थी, जगह जगह लिखा होता था यहाँ मत बैठिए, यहाँ बम हो सकता है। उपाध्याय जी आपको याद होगा, और गैस कैसे मिलते थी वो भी देश की जनता को भली प्रकार से याद है। 2004 से लेकर 2014 तक आर्थिक, मैं 2 लाइनें बोल रहा हूँ, 2 लाइनें बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल रहा। गलत बात है उपाध्याय जी। जी 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 राघवेंद्र जी बोलिए 2014 तक आलोक जी देश जो है अनिल जी 10वें पायदान पे कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल रहा था, एक भी पायदान पे ऊपर नहीं बढ़ा था। आज क्या है, देश की आर्थिक स्थिति क्या है? हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था देश की, हम लोग 3वीं अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। विकास हम लोग लगातार कर रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, इस बहस का अंत नहीं है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया गठबंधन और तमाम सारी राजनीति पे ये बहस जारी रहेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय राजनीति में गठबंधन कोई नई चीज नहीं है। गठबंधन की राजनीति पहले भी होती आई है और आगे भी होती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी भी एक गठबंधन का ही हिस्सा है। हाँ, वो अपने गठबंधन में सबसे बड़ी दल है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन बाकी दल जुड़े हुए हैं वो एक स्वर में बोलते हैं और वे अपना नेता मोदी जी को मानते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ में दिक्कत यह है कि वह अलायंस ही नेचुरल लगता नहीं है। आज भी वे सब बैठते तो एक मंच पर हैं, लेकिन मन सबके अलग है, सबके अंदर मनभेद है, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में विपक्ष का ये इंडिया गठबंधन कितना दूर तक साथ जाएगा ये कह पाना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।